एजुकेशन हित में स्वागत है। आप सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अगर टीजीटी पीजीटी से संबंधित किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं तो हमारे बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट 20 यह हम लोग आज देखेंगे। जो लोग इसके पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं अपना आकलन कर सकते हैं कि हम कितने प्रश्न को सही कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट से यह भी फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि किस क्षेत्र से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। अब बताइए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष समास है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमेय, उपमान, विशेषण एवं विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीला गाय। अगला देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, लंबोदर, दशानन, ये सभी क्या हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है एवं कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये सब क्या हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब आप बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसमें प्रति क्या है? एक अव्यय है। प्रति क्या है? एक अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 32। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि अभ्यर्थी में कौन सा संधि है। यड़ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या ययादि संधि है। तो अभ्यर्थी में कौन सा संधि है बताइए। इसका संधि विच्छेद होगा अभिधन अर्थी। क्या हो जाएगा? अभिधन अर्थी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ छोटी ई प्लस अ मिलकर क्या हो गए हैं? य हो गए हैं। तो जब कभी भी ई अ मिलकर यह होता है, अ मिलकर वह हो जाता है तो वहाँ क्या होता है? यड़ संधि होता है। कौन सा संधि होगा? यड़ संधि होगा। ई को यड़च इसका सूत्र होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 34। चंद्रमौली में समास बताइए। आपको बताना है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। तो चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए चंद्रमौली में क्या समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सी समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 35। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? यह तो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा ही गया है कि नागार्जुन का पूरा नाम क्या है। रघुवीर सहाय है, वैद्यनाथ मिश्र है, सुदामा पांडे हैं या मोहनलाल है। तो नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। आप लोग यह बताइए कि अगर किसी को नाक काट लेता है तो लोग कहाँ जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं। तो नाक से नागार्जुन, वैद्य से वैद्यनाथ मिश्र, यह आप याद रख सकते हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 36। कीर्तिलता के रचयिता का नाम क्या है? आपको बताना है कीर्तिलता के रचयिता का क्या नाम है। स्वयंभू है, विद्यापति है, जगनिक है या अमीर खुसरो हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो कीर्तिलता
कीर्ति पताका क्या है? कीर्ति पताका। और एक और रचना है पदावली। ये सभी रचनाएं किसकी है? तो ये सभी रचनाएं आपके विद्यापति की है, जिसे अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है, यह इनका उपनाम है। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 37। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? बताइए किसमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है किसमें से कौन सा नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पावक, हुतासन, अनिल, कृषाण। तो अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पावक मिश्र अग्नि होता है, हुतासन मिश्र अग्नि होता है, कृषाण मिश्र अग्नि होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है? तो अनिल नहीं होता है। तो अनिल मिश्र क्या होता है? अनिल मिश्र हवा होता है। क्या होता है? हवा। वहीं अगर अनल दे दिया जाता, क्या? अनल, तो अनल मिश्र क्या हो जाएगा? अनल मिश्र आपका होता है आग। अनल मिश्र आग। इसलिए अनल और अनिल में लोग कंफ्यूज होते हैं। अनल मिश्र आग और अनिल मिश्र हवा होता है। तो यह भी आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 38। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची आपको बताना कि स्वर्ण का कौन सा पर्यायवाची है? जात रूप है, सवर्ण है, रजत है, भर कताब है। बताइए भर कताब क्या है इसमें से सही? तो स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप है। क्या है? जात रूप आपका सही जवाब होगा। कुछ लोग स्वर्ण लगा रहे होंगे, तो स्वर्ण क्या है? आपका गलत जवाब है। प्रश्न नंबर 39 बताइए, नूतन का सही विलोम क्या है? आपको बताना है कि नूतन का सही विलोम क्या है? पुरातन है, नवीन है, पुराना है या प्राचीन है? तो नूतन का विलोम हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं। विलोम आपको बताना, क्या बताना? विलोम क्या है? तो नूतन का विलोम पुरातन है। क्या होगा? नूतन का विलोम पुरातन हो जाएगा। नूतन का अर्थ क्या होता है? नवीन। पुरातन का अर्थ प्राचीन यानी पुराना। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 40 बताइए, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, दुर्निवार कहेंगे या वैकल्पिक कहेंगे? बताइए, यह भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न। बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? तो जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका, प्रोषित पतिका, वियोगिनी या प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो जिस नायिका का पति परदेश चला गया उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोषित पतिका कहते हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 42। चंपू काव्य का अर्थ है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि चंपू काव्य का क्या अर्थ है, यह भी पूछा ही जाता है। तो जिससे नाव चलाई जाती है, चंपा का फूल को, गद्य पद्य मिश्रित रचना को या सिर में चंपी करना। बताइए इसमें से कौन सा जवाब होगा? चंपू का तात्पर्य होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना। ऐसा कोई रचना किया जा रहा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखा जा रहा है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 43। भीगी बिल्ली का सही अर्थ है। बताइए कि भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है? बिल्ली का भीग जाना, डर जाना, हार मान लेना, लज्जित होना। तो भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ डर जाना है। क्या होता है? डर जाना है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 44। आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऊंचे पद पर पहुंचना, महत्वाकांक्षी होना, अत्यधिक प्रयास करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो आकाश पाताल एक करना का तात्पर्य होता है अत्यधिक प्रयास करना। आप लोग भी एक सीट के लिए क्या करेंगे? आकाश पाताल एक कर देना है, तभी क्या है? सफलता मिलेगी। जितना हो सके उतना अधिक आप लोग मेहनत करें और अपने नाम एक सीट करना है।
अगला बताइए कालिदास की कौन कृति बृहत्त्रयी में शामिल है। आपको बताना है कि कालिदास की कौन सी कृति है जो बृहत्त्रयी में शामिल है। रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है या कोई नहीं। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। कालिदास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी संस्कृत के अंतर्गत कालिदास, दंडी, भारवी इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे भी आपको तैयार करना है। तो कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है, तो इसमें से कोई नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अच्छा अगला बताइए आप लोग, इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है। अब आपको बताना है कि बृहत्त्रयी में कौन सी कृति शामिल है। मुद्रा राक्षसम है, उत्तर रामचरितम है, किरातार्जुनीयम है या कोई नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कालिदास की जो बृहत्त्रयी है उसमें 3 रचनाओं को सम्मिलित किया गया। कितने? 3 रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला क्या है? किरातार्जुनीयम है। दूसरा शिशुपाल वधम है। क्या है? शिशुपाल वधम, लिख लीजिएगा, शिशुपाल वधम। तीसरा नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। आपका यह तीनों रचनाएं बृहत्त्रयी में सम्मिलित की गई हैं। तो क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा सी, किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में शामिल है। अब अगला बताइए, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। आपको बताना है कि ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। आनंदवर्धन हैं, अभिनवगुप्त हैं, जयदेव हैं या विश्वनाथ जी हैं। तो ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन जी हैं। कौन है? आनंदवर्धन जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 48, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीत विवेचन मिलता है। आपको बताना है कि सूरदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें रीत विवेचन किया गया है। सूरसागर है क्या, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है या भ्रमर गीत सार है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि नायिका भेद से संबंधित कौन सा ग्रंथ है। सूरदास का नायिका भेद से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो इसका भी सही जवाब आपका क्या होता है? साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में नायिका भेद का वर्णन किया गया जिसमें रीत का विवेचन मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 49 बताइए। चलिए 2 ही ऑप्शन में बताइए। प्रसाद के इन नाटकों के रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए कौन सा है, ए है या बी है। दोनों में से बताइए कौन सही होगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अजातशत्रु, इसका रचना काल क्या है? 1922। क्या है? 1922 ईस्वी है। इसके बाद स्कंदगुप्त का रचना काल क्या है? स्कंदगुप्त का 1928। क्या है? 1928। उसके बाद बताइए चंद्रगुप्त का रचना काल क्या है? तो आप सभी लोगों को पता होगा 1931। कितना है? 1931। ध्रुवस्वामी का क्या है? तो ध्रुवस्वामी का 1933 ईस्वी रचना काल है। आप लोगों से पूछा जाता है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का सबसे अंतिम रचना कौन सा है? तो ध्रुवस्वामी सबसे अंतिम रचना है। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 50, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। आपको बताना है कि दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक कौन है? दुष्यंत कुमार हैं। यह किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त हैं, धीर प्रशांत हैं, धीर ललित हैं या धीरोधत्त हैं। तो दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं। कैसे नायक हैं? धीरोदात्त नायक हैं। अगला बताइए, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे। मुग्धा कहेंगे, प्रौढ़ा कहेंगे, धीरा कहेंगे या विप्रलब्धा कहेंगे। तो जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे मुग्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुग्धा कहते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिए, कहे कवि बेनी, यहाँ बेनी बेन 2 बार होना चाहिए, ठीक है, बेनी, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, बेन बेन 2 बार रहेगा। कहें कवि बेन बेन ब्याल की चुराई लीन में कौन सा अलंकार है। बताइए, एमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अति उत्प्रेक्षा अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखिए यहाँ बेनी, पहले बेनी का अर्थ होता है
बेनिकवि, एक बेनिकवि थे और दूसरे बेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी। दूसरे बेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी। और ब्याल में सभी लोगों को पता है सर्प होता है। तो बेनिकवि कहते हैं कि राधा रानी यानी राधा जी की चोटी ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि वह बेनी मिस चोटी, वह चोटी सांप से चुरा ली हैं। उनकी चोटी को देखकर बेनिकवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यह सर्प की चोटी को ही क्या की हैं? चुरा ली हैं। कौन? राधा जी। इस तरह से बेनी का दो अर्थ निकला। पहला बेनी का अर्थ बेनिकवि, दूसरा बेनी का अर्थ चोटी होता है। इस तरह से इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 53 बताइए, इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य हैं? दंडी हैं, भामा हैं, जयदेव हैं या इनमें से सभी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो अलंकार, आपसे प्रश्न पूछा जाता है अलंकारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अगर संप्रदाय से पूछा जाए अलंकारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक तो भामा है। कौन है? भामा जी हैं। और अलंकारवादी आचार्य भामा के बाद दंडी भी इनका अनुकरण किए थे और जयदेव भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं। इस तरह से ये सभी क्या हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी भी हैं, भामा भी है, जयदेव भी हैं। अलंकारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? भामा लगाएंगे। प्रश्न नंबर 54 बताइए, चिंतामणि के लेखक हैं। आपको बताना है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? नागेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं। बताइए कौन हैं? तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 55 बताइए, राजा निर्बसिया कहानी का लेखक का नाम है। आपको राजा निर्बसिया कहानी के लेखक का नाम बताना है। कमलेश्वर हैं, निर्मल वर्मा हैं, मोहन राकेश हैं या मृणाल पांडे जी हैं। तो राजा निर्बसिया जो कहानी है, इस कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। कौन है? कमलेश्वर जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 56, हिंदी की बोलियों की संख्या। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि हिंदी की बोलियों की संख्या कितना है? 10 है, 12 है, 17 है या 21 है। हिंदी की बोलियों की संख्या ऑप्शन के अनुसार कितना सही हो जाएगा? 17 सही है। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली, आपको बताना है कि गोरखपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मगही बोली जाती है या भोजपुरी बोली जाती है? तो गोरखपुर जिले में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है। अयोगवाह किससे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार को, विसर्ग को, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को, स्वरों को। तो अयोगवाह में कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं, जिसे अनुस्वार या विसर्ग कहते हैं। इस तरह से सी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 59 आपको बताना है, कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन वर्ग में नहीं आता है? स नहीं आता है, स नहीं आता, ल नहीं आता है या स नहीं आता है। तो उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? तालवी स, मूर्धन्य स, दांति स, ह। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ल इस ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए क्या सी आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 60 बताइए, कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? बताइए कि इसमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? च है, स है, य है या ल है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। पाली भाषा का संबंध है। आपको बताना है कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से था? हिंदू धर्म से था, बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म से था या इस्लाम से था? पाली भाषा का संबंध किससे था? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। अगर प्राकृत का पूछा जाए, प्राकृत भाषा का संबंध किससे है? तो प्राकृत भाषा का संबंध जैन धर्म से है। यह दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 बताइए,
कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो उसमें से कोई किस सर्वनाम का भेद है? तो निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक सर्वनाम है। तो कोई यानी जब कहीं पर अनिश्चित वस्तु का पता चलता है तो वह क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका कुल 31 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि 31 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुए हैं। अगर इसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।